हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका तीसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। इसके अंदर 3 सवाल हमें दिए गए हैं, एक एक करके सभी को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सेल्फ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो ये तीनों संख्याएं हैं ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो जैसा हम पहले करते थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। एक एक सवाल पे फोकस करते हुए पढ़ना है। तो जो यहाँ पे पहला सवाल है उसको हमने अलग से लिख लिया। अब इस सवाल को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम दिए हुए का विपरीत मानते हैं, यानी विरोधोक्ति विधि से। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली विरोधोक्ति विधि से, और जो हमें दिया गया है उसका उल्टा मान लेते हैं। हमें ये दिया गया है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मान लो। लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगी तो p/q के बराबर लिख सकते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में हो, तो पहले हमने यही लिख दिया कि 1/2, फिर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे आपको लिखना है p और बटे में लिख देना है q। बोलो इतना बन जाएगा कि जब परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बन जाएगा ना इतना। अब इसके बाद हम करते हैं त्रियक गुणा, लेकिन उसके पहले p और q की जानकारी देते हैं। तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। ये इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको पिछले सवालों में भी बताया है कि जो p और q होते हैं इनका कोई गुणनखंड नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि p और q दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे आपने संख्याएं देखी होंगी, जैसे 17 या फिर 29 या फिर 11, है ना, या फिर 19। इन संख्याओं के अगर मैं आपसे कहूं कि गुणनखंड तोड़ के बताइए तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहोगे कि सर 17 के गुणनखंड तो 17 ही रहेगा, क्योंकि उसका वो अभाज्य संख्या है, उसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसी तरीके से 29 में भी आप कहोगे, उसी तरीके से इसमें भी आप वही कहोगे कि इसमें 29 का गुणनखंड 29 ही होगा, 11 का गुणनखंड 11 ही होगा, 19 का गुणनखंड 19 ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 का गुणनखंड बताइए, तो आप कहोगे सर 9 का गुणनखंड तो 3 × 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 12 का गुणनखंड निकालिए, तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4 तिया 12। आप गुणनखंड निकालोगे तो ये मिलेंगे और 9 के ये मिलेंगे। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये भाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन ये जो हैं इनका एक एक ही गुणनखंड है, वो भी संख्या स्वयं का ही है, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। जैसे 9 का गुणनखंड 3 और 3 है, तो संख्या 9 के अलावा इनके और भी गुणनखंड हैं, जैसे 3 3, 12 के 2 2 3। इनका कोई गुणनखंड नहीं होता। और ऐसी संख्याएं जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता उन्हें हम सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। क्यों कहते हैं सह अभाज्य? क्योंकि वो सह यानी कि स्वयं से ही भाज्य होंगी। तो देखो अब कैसे इनका HCF अगर हम निकालना चाहे, जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो इनका चारों संख्याओं का HCF निकाल के बताओ, तो HCF यानी महत्तम समापवर्तक चारों संख्याओं का क्या होगा? तो आप कहोगे सर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना होगा। तो देखो इनमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो चारों में हो, तो हम उसको 1 मान सकते हैं। जैसे 17 एकम 17, 29 एकम 29, वही आएगा 29, 11 एकम 11, तो 1 सबके गुणा में लिख सकते हैं। तो सबका उभयनिष्ठ जो समय हो वो 1 है, तो इनका HCF कितना आता है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं, जो कि p और q हैं, वो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कोई गुणनखंड नहीं है, ना p का कोई गुणनखंड है और ना ही q का कोई गुणनखंड है, और इन दोनों का HCF क्या है? 1 है। तो देखो p का ध्यान रखना, p और q यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ एक बात बोल के। p बोल रहा है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, q भी बोल रहा है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है। और अगर हम सवाल में ये प्रूफ कर दें कि नहीं p झूठ बोल रहा है, p का तो कोई ना कोई गुणनखंड है, और q भी झूठ बोल रहा है, q का भी कोई ना कोई गुणनखंड है, तो जब ये प्रूफ हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा नीचे सवाल में कि p का एक गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है, तो p और q दोनों परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, क्योंकि दोनों के गुणनखंड हैं।
और ऐसी स्थिति में हम उन्हें अपरिमेय संख्या मानेंगे तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी और यही सिद्ध हो जाएगा। जो हम अभी जबरदस्ती का इन्हें परिमेय मान के हल कर रहे हैं, समझो इस बात को कि जब हम इन्हें जबरदस्ती का क्या मान ले रहे हैं विरोधोक्ति विधि से, है तो ये अपरिमेय, लेकिन हम इसे उल्टा मान ले रहे हैं कि ये परिमेय है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ सिद्ध करने के लिए। तो हमने परिमेय माना, तो परिमेय की शर्त होती है कि ये इसके p बटे q के बराबर लिख सकती है, जिसमें p क्या कह रहा है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं होता क्योंकि मैं तो परिमेय हूं, तो परिमेय हूं तो मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, और q भी कह रहा है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि मैं क्या हूं, परिमेय हूं। लेकिन अगर सवाल में कहीं ये प्रूव हो गया कि p का भी एक गुणनखंड है और q का भी एक गुणनखंड है, इसका मतलब p और q दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब p बटे q परिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि ये भी परिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है, और वही तो सवाल में कहा है। समझ पा रहे हो ना सवाल को? चलो अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि p का कोई गुणनखंड जरूर होगा और q का भी कोई गुणनखंड जरूर होगा, भले यहाँ पे ये सहभाज्य। वो कैसे हो सकता है पता है? त्रियक गुणा करके। तो q का करोगे 1 में तो q आ जाएगा, बराबर है तो बराबर, ये 3 स्टेप बन जाएगी ना। अब करणी 2 का p में करोगे तो क्या आएगा? करणी 2 इंटू p। अब दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने ये भाषा लिख दी, तो q के ऊपर भी क्या आ जाएगा? वर्ग, और यहाँ पे भी होगा करणी 2 इंटू p का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो कोष्टक पे लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो q वर्ग ज्यों का त्यों, करणी 2 का वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, मैंने आपको बताया है, और p का वर्ग होगा तो p वर्ग हो जाएगा। अगर करणी 2 गुणित करणी 2 है तो 2 बाहर आएगा, करणी 5 गुणित करणी 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है। अब यहां से आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, पता है क्या, कि q वर्ग के सामने क्या लिखा है? 2। इसका मतलब q वर्ग का एक गुणनखंड क्या है? 2। कैसे कह सकते हैं हम? ऐसे कह सकते हैं, देखो 12 के सामने अगर 2 लिखा है तो 12 का एक गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। इसी तरीके से q वर्ग के सामने 2 है तो q वर्ग का एक गुणनखंड क्या दिख रहा है? 2, मतलब q वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि q वर्ग का एक गुणनखंड 2 है। इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखने से पता चलता है कि q वर्ग का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। तो गणित कहती है कि जब किसी संख्या का वर्ग है, अगर किसी संख्या का वर्ग वो गुणनखंड है तो उस संख्या का भी वही गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब q वर्ग का गुणनखंड 2 है तो q का भी गुणनखंड 2 होगा। तो हमने लिख दिया, तो q का भी एक गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे तो q बोल रहा था कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब q पकड़ा गया। अब बारी है p के पकड़ने की। तो कैसे? देखो सवाल को समझते जाना। जब q का अगर कोई गुणनखंड 2 है तो हम q को ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए जो q का मान है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि q का एक गुणनखंड तो 2 होगा, और बाकी और भी गुणनखंड होंगे जिन्हें हम m मान लेते हैं, तो 2 गुणित m, या फिर हम इसको 2m भी कह सकते हैं। यानी जो q का मान है वो हम 2m रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। यहां देखिए q की जगह पे क्या रखेंगे? 2m। तो 2m, लेकिन q पे क्या लगा है समीकरण 1 में? वर्ग, तो 2m पे भी क्या लगा देंगे? वर्ग। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे, फिर 2 लिखा है तो 2, और इंटू क्या हो जाएगा? p²। अब देखो वर्ग है तो कर दो इसका, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और m का वर्ग हो जाएगा m², बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और p²। तो देखो 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ आएगा 2m वर्ग और यहाँ आएगा p वर्ग। अब इस इक्वेशन को बड़े गौर से देखो कि p वर्ग का एक गुणनखंड क्या दिख रहा है? 2। देखो p वर्ग के सामने क्या है? 2। तो हम यहां भी p पकड़ा गया, तो हम लिखेंगे यहां p वर्ग का एक गुणनखंड 2 है, तो p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। तो हमने लिखा कि p का भी एक गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। तो आप देख सकते हो जब p का गुणनखंड 2 है, लेकिन यहाँ पे तो p क्या कह रहा था कि हम दोनों सहभाज्य हैं, मतलब हम दोनों के कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन q का भी 2 गुणनखंड है और p का भी है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे
इसलिए P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है और जो सवाल में दिया गया था वही सही है। सवाल में क्या दिया गया था? और 1/2 अपरिमेय संख्या ही है। क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब आप इसको नोट कर सकते हो, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ वीडियो को पॉज कर करके लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से कर लोगे। 1 से 2 बार ऐसी प्रैक्टिस कर लेना, बनने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। थैंक यू।